हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग अपने चैनल पे एक नई श्रृंखला पॉलिटी को लेकर चलेंगे, जिसमें हमारे आगामी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। और रही बात पूरा सिलेबस कवर करने की, तो सिलेबस हम लोग बाद में फिर से हम लोग डीपली पढ़ेंगे, जितना डीपली हो सकेगा उतना डीपली पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अभी इतना समय नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग बहुत डीपली सिलेबस को लेकर के पढ़ सकें, तो अभी हम लोग मेन टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर से हम लोग पॉलिटी की अपनी एक अच्छी क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पूरे पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी या संविधान या राज व्यवस्था। क्या दोस्तों, तो संविधान या पॉलिटी या राज व्यवस्था भी आप कह सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन कि संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। संविधान क्या है दोस्तों? नियमों एवं विधियों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा नियमों एवं विधियों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता हो, शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता हो, क्या कहलाता है? तो वह आपका संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। अब किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है भैया? तो अपने देश में शासन व्यवस्था को कायम रखना या सभी व्यक्तियों के लिए कानून को लागू करने के लिए हमें उस देश में एक संविधान की आवश्यकता होती है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 के बाद वर्चस्व में आती है और 1858 के बाद आपके यहाँ महारानी ब्रिटेन का शासन आ जाता है। और फिर 1947 में हम लोग आज़ाद होते हैं। 1947 के बाद फिर हम लोग 1950 में अपना संविधान लागू करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आखिर भारत में संविधान सभा की मांग या भारत में संविधान को बनाने की मांग कब उठने लगी? तो यह प्रारंभ में आपके 19वीं सदी के प्रारंभ में ही आपके उठने लगी थी, 1895 1896 के दशक में ही। परंतु जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि आपके भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग या प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई? तो वह समय होता है आपके यहाँ 1934 ईस्वी का। और 1934 ईस्वी के समय में आपके यहाँ एक पार्टी हुआ करती थी। कौन सी पार्टी? तो वह पार्टी थी आपके यहाँ स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना आपके यहाँ कब होती है भैया? तो आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछे तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपके यहाँ 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम किसकी मांग की गई? स्वराज पार्टी के द्वारा आपके भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई? तो प्रत्यक्ष रूप में संविधान सभा की मांग, संविधान बनाने का जो एक प्रयास था या एक मांग की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा, वह आपके भारतीयों के द्वारा की गई थी 1934 में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछता है कि आपके ब्रिटिशों के द्वारा संविधान सभा की जो मांग भारतीयों के द्वारा की जा रही है, इसको स्वीकार कब किया गया? तो ब्रिटिशों के द्वारा स्वीकार कब किया गया? ब्रिटिशों द्वारा स्वीकार मांग तो की जा रही थी हमारे यहाँ 1934 में मांग की गई थी प्रत्यक्ष रूप से, और ये स्वीकार कब किया गया ब्रिटिशों द्वारा? तो यह आपके यहाँ किया गया था, एक प्रस्ताव था, कौन सा? अगस्त प्रस्ताव। और उसी अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिशों के द्वारा माना गया कि हाँ, हम भारत के लिए एक संविधान सभा का या भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना करेंगे। फिर दोस्तों आपके यहाँ आगे आ जाता है विश्व युद्ध, और विश्व युद्ध चलने लगता है तो यह भी एक ठंडे बस्ते में चला जाता है प्रस्ताव।
फिर आपके यहाँ 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए, उनको बहलाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत कहा जाता है भैया एक काम करो कि यार आप लोग अगर हमारे साथ विश्व युद्ध में साथ देंगे तो हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण कर देंगे और उसके लिए हम एक निर्वाचन कराएंगे और कुछ स्थानों से हम मनोनीत करेंगे सदस्यों को। भारतीयों के द्वारा वो मना कर दिया जाता है। फिर आपके यहाँ उसी के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले होते हैं 45-46 के दशक में। फिर वहाँ पे एक आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्लेमेंट एटली होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री बन गए अब की बार ब्रिटेन के, तो आने वाले समय में हम भारत को आज़ाद कर देंगे। आप ये भी मान सकते हो कि 1945 में जब विश्व युद्ध थमा तो उसके बाद ब्रिटिशों के पास अब वो ताकत न रही कि भारतीयों के ऊपर या भारत जैसे इतने बड़े देश के ऊपर सत्ता को संभाला जाए, सत्ता को देखा जाए। और संजोग भी ठीक रहा कि आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने और उनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1946 में भेजा गया एक मिशन जिसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और यह कैबिनेट मिशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि यह कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था, तो यह कैबिनेट मिशन आपके यहाँ 3 सदस्य। जो कैबिनेट मिशन आपके भारत में आया था, या भारत में जो कैबिनेट मिशन आपके यहाँ संविधान सभा की स्थापना करने के लिए आया था, वो आपका 3 लोग थे। उसमें पहले का नाम क्या था, तो पहले का नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। एक का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स और एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। 3 व्यक्तियों को भेजा जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा और ये तीनों व्यक्ति आकर के इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा आपके भारत में किसका निर्माण किया जाता है, तो आपके भारत में निर्माण किया जाता है दोस्तों संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण है, संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धतियों का निर्माण किया जाता है और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा या इसी संविधान सभा के द्वारा आपके यहाँ संविधान का निर्माण किया गया। अब आगे आते हैं जहाँ से आपके यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है, तो वो आपका टॉपिक होता है संविधान सभा। संविधान सभा। अब संविधान सभा से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ संविधान सभा से यही पूछा जाता है कि संविधान सभा में जिन सदस्यों का चुनाव हुआ था वो कैसे चुन के आए थे। तो उनका चुनाव कैसे हुआ था, तो उनका चुनाव दोस्तों आपके यहाँ हुआ था किसके द्वारा, अप्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा या अप्रत्यक्ष मत के द्वारा हुआ था। अब क्या इस मत में क्या हमारे भारतीय लोग शामिल हुए थे? बिल्कुल हमारे भारतीय लोग शामिल हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि उस समय लगभग मात्र 14% आबादी ही इस चुनाव में पार्टिसिपेट की थी या इस चुनाव में भाग ली थी। रीज़न क्या था दोस्तों, तो उसमें कुछ ऐसी शर्तें लगाई दी गई थी कि भैया जो आपके शिक्षित होंगे वो व्यक्ति देंगे, या जो आपके संपत्ति होगी वो देंगे, इनके पास अच्छी संपत्ति होगी, या जो आपके करदाता होंगे वो देंगे। तो इसमें जो आपका एक धनाढ्य व्यक्ति था वही व्यक्ति आपका इसमें दे पाया था, मताधिकार कर पाया था, मत का अपने प्रयोग कर पाया था, बाकी सभी व्यक्ति इसमें भाग नहीं लिए थे। अब जिसमें आप क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा का चुनाव कैसा हुआ था, तो आप अप्रत्यक्ष मताधिकार के माध्यम से हुआ था। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे एक आम नागरिक हो गया, एक आपकी जनता हो गई। अब जनता के द्वारा उस समय जैसे आज भी आपके यहाँ चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्य, उस समय तक आपके यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद आपके यहाँ प्रांतीय चुनाव होने लगे थे। के बाद आपके यहाँ अब विधानसभाओं के चुनाव आपके यहाँ हो रहे थे। तो कहा गया था भैया कि विधानसभा के सदस्य जैसे आपके जनता जो चुनेगी, जनता किसका चुनाव करेगी भैया, तो जनता करेगी विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव। और जो विधानसभा के सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा किसको, तो इसके द्वारा चुना जाएगा आपके यहाँ संविधान सभा के सदस्यों। जैसे देखिए अब अगर आपके यहाँ जो जनता है, जनता जैसे चुन रही है आपके यहाँ विधानसभा के सदस्यों को, तो चूंकि यह इनको वोट दे रहे हैं या इनका निर्वाचन कर रहे हैं, तो इनके लिए तो यह कौन सा हुआ, तो यह होगा प्रत्यक्ष
अब विधानसभा के सदस्य किसे चुन रहे हैं, विधानसभा के सदस्य इनको चुन रहे हैं, तो इनके लिए यह क्या होगा, तो इनके लिए यह प्रत्यक्ष होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जनता का डायरेक्टली इसके लिए पूछा जाए, मतलब एक पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है, कोई वस्तु है आपके पहले पर्सन से तीसरे पर्सन के पास पहुंचानी है और वह आपको पहुंचाएगा कौन, तो जो आपका दूसरा पर्सन है, तो इसका तो इसके लिए प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन इसके लिए अगर देखेंगे तो यह कैसा था भैया, तो यह आपका था अप्रत्यक्ष। जैसे आज आपके यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से, राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आपके यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आपके यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है। ऐसे ही उस समय आपके यहाँ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी कैसे किया गया था, तो वह किया गया था आपके यहाँ संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, या आप कह सकते हो जनता के द्वारा चुना गया था। लेकिन कैसे चुना गया था, तो वह आपका चुना गया था अप्रत्यक्ष। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों कि उस समय जो आपके लोग थे, जो आपके निर्वाचन करने वाले लोग थे, उनको कितने वर्गों में बांटा गया था, तो उनको कितने वर्गों में बांटा गया था, तो उनको 3 वर्गों में बांटा गया था। अब वो 3 वर्ग थे कौन कौन से, तो वो 3 वर्ग आपके कुछ इस तरीके से थे, वो आपके कौन कौन से थे, तो सबसे पहला वर्ग जो आपका था वो कौन सा था, तो पहला वर्ग आपका था मुस्लिम वर्ग। एक आपके भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम वर्ग, दूसरा आपके भारत में एक समुदाय है आपका कौन सा वर्ग था, तो एक आपका था सिख वर्ग, तीसरा जो आपके यहाँ था दोस्तों वो कौन सा वर्ग था, तो वह वर्ग था आपके यहाँ साधारण वर्ग। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या संविधान सभा का जब गठन किया जा रहा था तब उस समय आपके यहाँ हिंदुओं को किस वर्ग में रखा था, क्या हिंदुओं के लिए एक अलग से निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी, तो अलग से उनके लिए कोई निर्वाचन नहीं कराया गया था। ये जो आपके साधारण वर्ग थे, इसी साधारण वर्ग के अंतर्गत आपका हिंदू आएगा, इसी साधारण वर्ग के अंतर्गत आपका बौद्ध आ गया था, इसी साधारण वर्ग के अंतर्गत आपका जैन आ गया था, इसी साधारण वर्ग के अंतर्गत आपके पारसी, या इसी साधारण वर्ग के अंतर्गत आपके ईटीसी जितने भी जातियां आपकी बची थी वह किसके अंतर्गत, तो आपकी इसके अंतर्गत आई थी। तो आपके यहाँ संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया और कितने वर्ग बांटे गए थे उस समय इलेक्शन के और आपके वोटरों के, तो वह वर्ग थे भैया आपके 3 वर्ग। और किसको किसको वोट देने का अधिकार था, तो वोट देने के अधिकार आपके 3 लोगों को थे। तो अगला पॉइंट क्या होता है भैया, तो वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार उस समय की जनता थी उसमें से मात्र कितने प्रतिशत लोगों को, तो मात्र 14% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। अब उस 14% लोग में भी कौन कौन थे भैया, तो उस 14% लोग में आपका था कौन, तो उसमें था आपका करदाता, उसमें था आपका शिक्षित व्यक्ति, या आप कह सकते हो जो आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, और तीसरा व्यक्ति कौन था, तो उसमें तीसरा व्यक्ति था आपका व्यापारी वर्ग। तीसरा व्यक्ति कौन था, तो तीसरा व्यक्ति था आपका व्यापारी वर्ग। इन 3 लोगों के द्वारा आपके यहाँ जो संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था उसके लिए इन 3 लोगों को चुना गया था। 3 लोग आपके वोट देंगे और वर्ग आपके कौन कौन से होंगे, तो आपके मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग और साधारण वर्ग आपके होंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फिर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है भैया कि जो आपके यहाँ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से चुनाव हुए थे या कैसे सदस्य आपके आए थे। तो कुल सदस्य आपके कितने चुन के आए थे, तो कुल सदस्य आपके कितने चुन के आए थे, तो कुल सदस्य आपके 389 सदस्य चुन करके संविधान सभा में आए थे। अब उन 389 सदस्यों को किस रूप में बांटा गया या उन 389 सदस्यों को कैसे निर्वाचित किया गया था या मनोनीत किया गया था, तो उसमें सबसे पहला था कौन सा दोस्तों, तो पहला आपका था कौन सा क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत, मतलब वह क्षेत्र जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या महारानी ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में शासन हुआ करता था। दूसरा क्षेत्र कौन सा था, तो दूसरा क्षेत्र था आपका देशी प्रांतों का क्षेत्र, देशी प्रांतों का क्षेत्र, या आप कह सकते हो देशी रियासतों का क्षेत्र। देशी प्रांत ना लिख करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देशी रियासतों का क्षेत्र, देशी रियासतों का
क्षेत्र। तीसरा कौन था? तो तीसरा था इसमें कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र जहाँ पे उस समय आपके कमिश्नर नियुक्त किए जाते थे या कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। उस समय आपके यहाँ कमिश्नरी क्षेत्र कितने हुआ करते थे? तो उस समय आपके यहाँ कमिश्नरी क्षेत्र मात्र 4 थे। कौन कौन सा था दोस्तों? उसमें कमिश्नरी क्षेत्र जो आपके थे वो आपका था दिल्ली, दूसरा था आपका दुर्ग, तीसरा था आपका अजमेर, चौथा था आपका बलूचिस्तान। कौन सा था दोस्तों? बलूचिस्तान, जो आज आपका पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो ये 4 क्षेत्र थे और उन 4 जगह से आपके कितने सदस्य आए थे? ये 4 जगह से आपके टोटल 4 सदस्य आए थे। यहाँ से 4 सदस्य आए थे। इसके बाद जो आपका ये वाला क्षेत्र था, यहाँ से आपके कितने सदस्य आए थे ब्रिटिश प्रांतों से? तो ब्रिटिश प्रांतों से आपके 292 सदस्य आए थे। और देसी रियासतों से आप कितने सदस्य आए थे? तो देसी रियासतों से आपके 93 सदस्य आए थे। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कहाँ कहाँ से जो सदस्य आए थे, कैसे सदस्य आए थे, तो कौन निर्वाचन आया था? तो ये जो आपके सदस्य भैया ब्रिटिश प्रांतों से, इनका क्या हुआ था? ये आपके निर्वाचित सदस्य थे या ये आपके निर्वाचन के माध्यम से आए थे। ये आपके कैसे आए थे? तो ये आपके राजाओं के द्वारा किए गए थे मनोनीत। जैसे आज आपके यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, कि मतलब ये किसी विशेष क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में अपनी रुचि रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ये जो आपके 4 क्षेत्र थे, ये भी कैसे आए थे? तो इनका भी आपका हुआ था निर्वाचन हुआ था। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? मतलब कुल कितने सदस्य आपके निर्वाचित थे या निर्वाचन के माध्यम से आए थे? तो आपके 292 ये और 4 ये टोटल कितने? 296 सदस्य आपके निर्वाचन के माध्यम से आए थे। और कितने सदस्यों का हुआ था मनोनयन? तो कुल आपके यहाँ जो सदस्यों का मनोनयन हुआ था वह आपके यहाँ हुआ था 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ था। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद आपके यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? अब जो इसमें जो ये सदस्य आपके आए थे, इसमें भी जो सदस्य आए, इसमें भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से आए, सबसे कम सदस्य कहाँ से आए, किस देशी रियासत से सबसे ज्यादा सदस्य आए, किस देशी रियासत से सबसे कम सदस्य आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से आए थे? सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से आए थे? तो सर्वाधिक सदस्य आपके आए थे दोस्तों किस प्रांत से? संयुक्त प्रांत से, जो आज हमारा कौन सा है? तो इसी को आज हम लोग जानते हैं अपना उत्तर प्रदेश। 1950 के बाद इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगा था। और यहाँ से कितने सदस्य आए थे? तो यहाँ से आपके टोटल संविधान सभा में 55 सदस्य आए थे या 55 सदस्य गए थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर्वाधिक सदस्य किस रियासत से आए थे? तो सर्वाधिक सदस्य किस रियासत से आए थे? तो सर्वाधिक सदस्य आपके आए थे मैसूर रियासत से। मैसूर रियासत से उस समय कितने सदस्य आए थे दोस्तों? तो उस समय आपके यहाँ सर्वाधिक सदस्य आए थे मैसूर रियासत से। सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत या राज्य से आए थे? तो सबसे ज्यादा कहाँ से आए थे भैया? सबसे ज्यादा आपके यहाँ आए थे संयुक्त प्रांत से। कितने सदस्य? 55 सदस्य। सबसे ज्यादा सदस्य किस देशी रियासत से आए थे या किस रियासत से आए थे? तो वो आए थे कौन सी रियासत से? तो वो आए थे मैसूर रियासत से। ओ सॉरी, मैसूर रियासत से। यहाँ पे भाई मिस्टेक हो रहा है आपका। मैसूर रियासत से 8 नहीं वाले कितने सदस्य हैं दोस्तों? ये आपके 7 सदस्य थे। मैसूर रियासत से आपके 7 सदस्य थे। तो सर्वाधिक सदस्य किस रियासत से? तो आपकी मैसूर रियासत से। सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से या किस प्रांत से? सबसे ज्यादा सदस्य आपके आए थे संयुक्त प्रांत से। कितने सदस्य? 55 सदस्य। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम सदस्य किस राज्य से आए थे? सबसे कम सदस्य किस प्रांत या राज्य से आए थे?
तो ये आपका प्रांत था कौन सा, असम प्रांत। असम प्रांत से टोटल कितने सदस्य, तो टोटल आपके 8 सदस्य आए थे। असम प्रांत से आपके टोटल 8 सदस्य आए थे और आपके संयुक्त प्रांत से टोटल 55 सदस्य आए थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम सदस्य किस रियासत से आए थे या किस देशी रियासत से आए थे, तो वो थी आपकी कौन सी रियासत, तो वो थी आपकी दोस्तों हैदराबाद रियासत। और यहाँ से कितने सदस्य, तो यहाँ से आपके 0 सदस्य आए थे। मतलब एकलौती ऐसी रियासत थी या उस समय की जो आपकी रियासत थी हैदराबाद रियासत से आपके एक भी सदस्य आपके संविधान सभा में नहीं भेजे गए थे। सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से आए थे, राज्यों में 55 सदस्य। सबसे कम सदस्य किस राज्य में आए थे, सबसे कम सदस्य आपके आए थे असम राज्य में 8 सदस्य। सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत में आए थे, तो आपकी मैसूर रियासत में आए थे 7 सदस्य। सबसे कम सदस्य किस रियासत में आए थे, तो वो आपके आए थे किस रियासत में, हैदराबाद रियासत में। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलिए। इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन होता है कि आपके यहाँ संविधान सभा की स्थापना हो गई। संविधान सभा में जिनको आना था निर्वाचन के माध्यम से या जिनको आना था मनोनयन के माध्यम से, हर जगह से आपका निर्वाचन हो गया। निर्वाचन के बाद अभी देखा जाता है कि आप संविधान सभा की बैठक होती है और संविधान सभा की बैठकों से क्या क्वेश्चन पूछे जाता है, तो संविधान सभा की बैठकों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की बैठक। और संविधान सभा की बैठक जितने सदस्य आपके आए थे सारे के सारे सदस्य आपकी बैठक में भाग लेते हैं। और इसकी जो पहली बैठक होती है वो आपकी प्रारंभ होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक। तो जैसे आज भी आप देखते हो कि लोकसभा का जैसे ही कार्यकाल शुरू होता है, जैसे ही सदस्य आपके आते हैं, सबसे पहले दिन का जो काम होता है उसमें यही काम देखा जाता है कि यार हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा। तो सेम यही काम उस समय भी देखा गया था। सबसे पहला विवाद उत्पन्न हुआ आपके अध्यक्ष पद के लिए। अब दूसरी आपकी जितनी सारी पार्टियां हैं सब चाह रही हैं कि यार हमारा ही अध्यक्ष बने, वो चाह रहे हैं हमारे अध्यक्ष बने। तो इसी में क्या देखा जाता है कि सबसे वृद्ध व्यक्ति आपके होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया। जब देखा जाता है कि यार विवाद इतना हो रहा है, निर्वाचन हो नहीं पाएगा, तो आपके सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, तो आपके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया किसे, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया, तो ये आपके बना दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया क्या दोस्तों, तो आपकी अस्थायी अध्यक्ष। अब उस दिन काम कैसे ही चलाया गया। इसके बाद फिर देखा जाता है कि आपकी एक बैठक हुई फिर कब, तो यह बैठक आपकी हुई 2 दिन के बाद। कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। अब इस बैठक में क्या कराया गया, तो इस बैठक में कराया गया आपका चुनाव कराया गया, आपका निर्वाचन कराया गया। और निर्वाचन के परिणाम स्वरूप क्या देखा गया, इसके बाद आपके यहाँ अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है किसे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, तो यहाँ आपका चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके अस्थायी अध्यक्ष मिल गए। अब अस्थायी अध्यक्ष मिल गए तो आपके काम शुरू हो गया कि भैया हमें क्या करना है, संविधान का निर्माण करना है, कैसे हमारे संविधान का निर्माण होगा, कौन कौन से अधिकार लोगों को दिए जाएं, कौन से अधिकार महिलाओं को दिए जाएं, कौन से अधिकार पुरुषों को दिए जाएं, कौन से अधिकार बच्चों को दिए जाएं, कौन सा अधिकार किस समाज को दिया जाएगा, कौन सा अधिकार किस पर्सन को दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ों के लिए एक आपका लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव, और यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया 1946। डेट थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को क्या घटना हुई, 13 दिसंबर 1946 को आपके संविधान सभा में क्या आया, तो आपके संविधान सभा में लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था भैया, कि हम संविधान में किन किन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, या हम संविधान या हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं
किस उद्देश्य के साथ इकट्ठा हुए हैं, अर्थात हम लोग एक संविधान का निर्माण करने चल रहे हैं और संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यह प्रस्ताव लाया गया था आपके प्रधानमंत्री, उस समय तो थे नहीं, उस समय कांग्रेस के सदस्य थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संविधान सभा के सदस्य थे आपके, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। सारे व्यक्तियों ने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद अगली डेट आपको याद करनी है कौन सी, तो अगली डेट आपकी आती है 22 जनवरी 1947। और 22 जनवरी 1947 को किसके द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 को आपके यहाँ संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया। किसे पास किया गया दोस्तों, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। तो यहाँ से आपको 4 डेट आपको याद रखनी है। पहली डेट आपकी 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी डेट आपकी 11 दिसंबर 1946 चुनाव हुए, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरी डेट आपकी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और यह पास कब हुआ, संविधान सभा के द्वारा, तो यह पास हुआ आपका किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और पूछा जाता है, ये तो मान लो आपका अध्यक्ष हुआ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये क्वेश्चन आप यहाँ कई बार वनडे एग्जाम में देखता है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन है दोस्तों, तो ये थे आपके BN राव। और BN राव का पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम होता है आपके यहाँ वेनेगल राव। संविधान सभा के जो आपके संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, वो तो थे आपके BN राव। BN राव से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया था वह किसने तैयार किया था, तो प्रथम प्रारूप आपके BN राव ने तैयार किया था। और अंतिम प्रारूप कौन तैयार किया था, तो अंतिम प्रारूप आपके तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा भैया, कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपके BN राव ने तैयार किया था, BN राव ने तैयार किया। तथा अंतिम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो BR अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा, तो BR अम्बेडकर। BN राव कौन थे, तो BN राव आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि अब आपके यहाँ विभिन्न समितियों की स्थापना की गई। समितियों की स्थापना क्यों की गई, तो देखा गया कि यार हमारे समिति के एक अध्यक्ष होंगे, उसमें कुछ सदस्यों को जोड़ा जाएगा और वो सदस्य हमारे विभिन्न देशों का अध्ययन करेंगे, विभिन्न देशों में जा कर के घूमेंगे और वहाँ के संविधान का अध्ययन करेंगे। और वहाँ के संविधान से जो बारीक चीज़ें होंगी या जो हमारे देश के लिए एक सटेबल चीज़ें होंगी, हमारे देश के लिए एक अच्छी चीज़ें होंगी, हमारे देश के व्यक्तियों को अच्छी व्यवस्थाएं देंगी, वो चीज़ों को ढूंढ करके या पूरे विश्व के संविधान से वो चीज़ों को निकाल करके लाएंगे। और बाद में देखा जाएगा अगर वो चीज़ें अच्छी रही तो हम लोग अपने संविधान में उसको शामिल करेंगे। और इसके लिए आपके यहाँ विभिन्न समितियों की स्थापना की गई। तो अगली हेडिंग आप लोग लिखिएगा प्रमुख समितियाँ, जहाँ से आपके यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रमुख समितियाँ, अब ये समितियाँ कौन कौन सी थी, तो समितियाँ दोस्तों आपके यहाँ काफ़ी सारी रही, लेकिन सारी समितियों को पढ़ने की या सारी समितियों को रटने की आवश्यकता या याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ समितियाँ ऐसी हैं जो आपसे पूछी ही जाती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले समिति कौन सी थी, तो पहली समिति हमारी थी संघ शक्ति समिति, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, संघ शक्ति समिति।
और एक दूसरी समिति इसी के साथ में थी, संघ संविधान समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। इन दो समितियों के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? तो इन दो समितियों के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे दोस्तों आप लोग हेडिंग में लिख लीजिएगा समिति और यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग अध्यक्ष। पहले कौन थे? संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष आपके कौन रहे? दोनों के अध्यक्ष आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसको आप याद कैसे कर सकते हो? तो आप आसानी से याद कर सकते हो, संघ या केंद्र, और केंद्र में जो हमारी लोकसभा का मुखिया या जो हमारा सरकार में होता है वो हमारा कौन होता है? तो वो हमारा होता है पीएम, केंद्र का। और यहाँ पे जो संघ था या केंद्र के जो पहले पीएम थे वो कौन थे? वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद दूसरी समिति आपकी होती है दोस्तों कौन सी? सलाहकार समिति। सलाहकार समिति। दूसरी समिति आपके यहाँ कौन होती है? तो एक और समिति होती है मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। तीसरी एक समिति इसी में होती है आपकी कौन सी? तीसरी होती है आपके यहाँ प्रांतीय समिति। इन तीन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो इन तीन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनको कैसे याद करोगे? तो आपको पता है ये पहले हमारे वो थे गृह थे। अब गृह मंत्री का जो आपका प्रधानमंत्री होगा सलाह लेगा तो किससे लेगा? गृह मंत्री से लेगा। और मूल अधिकार आपको पता ही है कि इनकी अगुवाई में 1931 अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी, फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। और प्रांत, जैसे आपके यहाँ जो प्रांत मिल नहीं रहे थे, जैसे आपके होता है हैदराबाद वगैरह क्षेत्र, किसकी वजह से मिला? तो आपके प्रांतों को मिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा किसको? वल्लभ भाई पटेल। तो ये पांच के पांचों को आप आसानी से याद कर सकते हो। संघ में होता है हमारा पीएम, पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। संघ में होता है पीएम, संघ से जो भी सत्ता आएंगे वो आपके कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। सलाह कौन देता है? तो आप गृह मंत्री देता है। और मूल अधिकार कौन थे? तो मूल अधिकार लाया था कौन? पहली बार मांग किया था आपके वल्लभ भाई पटेल किए थे। और आपके प्रांतीय समिति, प्रांतों को मिलाने का काम कौन किया था? तो भी आप किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है? तो अगला आप एक याद रखिए, कौन सा भैया? एक आपके यहाँ होता है झंडा समिति। अब झंडा समिति में थोड़ा सा विवाद आपको दिखता है। झंडा समिति में विवाद क्या दिखता है कि अगर आप लूसेंट जैसी बुकें अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो वहाँ पे आपको जेवी कृपलानी का नाम मिलेगा, लेकिन जो आपका इसका आंसर होगा वो आंसर जेवी कृपलानी ना हो करके बल्कि वह आंसर किसका होता है? तो वह होता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना हो ऑप्शन में तो आपको किसको मानना है? तो आपको जेवी कृपलानी भी आपके ऑप्शन में सही होंगे। जेवी कृपलानी को आपको टिक करके आना है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। तो आपके संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सलाहकार समिति, मूल अधिकार समिति, और आपके एक आती है कौन से? एक आपका आता है प्रांतीय समिति, ये आपके थे वल्लभ भाई पटेल। और एक आपका होता है कौन सा? झंडा समिति, ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आपके यहाँ एक आती है कौन सी? एक आती है आपके यहाँ रियासत समिति। एक आपके यहाँ आती है दोस्तों कौन सी? तो एक आती है आपके यहाँ रियासत समिति, और दूसरी आपके यहाँ आती है कौन सी? दूसरी आपके यहाँ आती है होती है संचालन समिति। संचालन समिति ये होती है। और तीसरी आपके यहाँ होती है संविधान निर्मात्री समिति। कौन सी? संविधान निर्मात्री समिति। और ये तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष बनाया गया था किससे? तो बनाया गया था आपके यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हुआ
तो आपको कितना पता है दोस्तों, 2 ये 3 ये और 4 ये। और इसमें इसके बाद एक और आपके बचते हैं, वो आप अलग से याद कर लीजिएगा यहाँ पे। और वो समिति आपकी कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति कौन सी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के आपके अध्यक्ष कौन थे, तो यह आपका बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब ये समितियां बनी, समितियां अपना अपना रिपोर्ट सौंपती थी और समितियां रिपोर्ट सौंपने के बाद अपने अध्यक्ष को देती थी और अध्यक्ष फिर लेकर के जाते थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष के पास। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब उसको वेरीफाई करते थे तो वो आपकी संविधान सभा के पटल पर जाता था और संविधान सभा के पटल पर होते हुए फिर आपके अंततः प्रारूप बनाए आपके संविधान का निर्माण किया गया। तो ये आपकी प्रमुख समितियां थी। अब प्रमुख समितियों के बाद एक क्वेश्चन आपके यहाँ और पूछा जाता है, वह क्वेश्चन आपके यहाँ पूछता है दोस्तों संवैधानिक स्रोत से। तो अगली हेडिंग आप लोग लिखिए क्या, संवैधानिक स्रोत। संवैधानिक स्रोत जो आपके यूपीपी में यहाँ से हर साल क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, आपके लोग जो आपके एसएससी जीडी हुआ, यूपीपी हुआ, इन सब एग्जामों में आपको यहाँ से एकाध न एकाध क्वेश्चन आपको दोस्तों दिख ही जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपके यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं भैया संवैधानिक स्रोत कौन है या संवैधानिक स्रोत है क्या चीज। तो संवैधानिक स्रोत का मतलब भैया विवाह स्रोत या वो व्यवस्था जिससे हमारा संविधान लिया गया है या हमारा संविधान प्रेरित है, क्योंकि हमारे संविधान में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं किसी दूसरे संविधान से, किसी दूसरे देश के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। तो संवैधानिक स्रोत या संविधान का जो हमारा पार्ट था वो हमारे 2 भागों में हम लोग देखते हैं संवैधानिक स्रोत को। एक हम देखते हैं कौन सा स्रोत, तो हम एक देखते हैं आंतरिक स्रोत और एक देखते हैं हम लोग कौन सा, तो एक देखते हैं हम लोग बाह्य स्रोत। अब आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत क्या है, तो आंतरिक स्रोत क्या है दोस्तों, तो ऐसा स्रोत या ऐसी व्यवस्था जो हमारे भारत में पहले से लागू थी, मतलब ऐसी व्यवस्था जो हमारे भारत के लोगों के ऊपर पहले से लागू थी और उसी को हमने एज इट इज हमने उसको चलने दिया। जैसे आपके यहाँ एक कानून लागू था कौन सा, तो आपके यहाँ एक अंग्रेजों के द्वारा शासन लगाया गया था कौन सा, तो वह शासन था भारत शासन अधिनियम 1935। क्या था भैया, भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसके अंतर्गत हमारे यहाँ काफ़ी सारे कानून 1935 से लागू थे और उसी कानूनों में हम भारतीयों को रहने की आदत पड़ गई थी। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि यार इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करने की बजाय अगर हम यही जो हमारे भारत शासन अधिनियम में जो अच्छे कानून हैं इनको हम ऐसे ही चलने दें और बाकी जो संशोधन करने हैं वो आपके बाहरी से ले लेते हैं। तो इसमें यहाँ देखा गया कि आपके भारत शासन अधिनियम से लगभग कितने, तो आपके 200 से अधिक आपके जो आर्टिकल हुए वो आपके केवल यहीं से ले लिए गए। कहाँ से भैया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक बड़ा पार्ट आपका दिखाई देता है संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935। तो चूंकि भारत शासन अधिनियम हमारे यहाँ लागू था और इससे जो व्यवस्थाएं ली गई वो हम कौन से स्रोत कहेंगे, तो वो स्रोत कहेंगे हम लोग संविधान आंतरिक स्रोत। और जो आपके बाह्य स्रोत का मतलब कि जो व्यवस्थाएं हमारे भारत में लागू नहीं है और उनको किसी दूसरे देश से लिया गया, किसी दूसरे देश से अडॉप्ट किया गया, वो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ क्या कहलाई, वो व्यवस्थाएं कहलाई बाह्य स्रोत। जिसमें आपका ब्रिटिश कानून या जिसमें आपका आयरलैंड कानून, जिसमें आपके यूएसए के कानून, जिसमें आपके कनाडा के कानून, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया कानून, जैसे हमारे किस में आएंगे, तो ये हमारे यहाँ के बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत में क्या है भैया, जो व्यवस्थाएं भारत में लागू नहीं थी, मतलब क्या हुआ, आपके बाह्य देशों से लिया गया, बाह्य देशों से लिया गया, वो हमारा कौन सा स्रोत हुआ, वो हमारा स्रोत हुआ बाह्य स्रोत। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि जो आपका भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम से हमारे द्वारा क्या क्या चीजें ली गई। तो सबसे पहली व्यवस्था आपके यहाँ उठती हुई एक व्यवस्था कौन सी थी, तो वह व्यवस्था है आपके यहाँ संघीय न्यायपालिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। दूसरी व्यवस्था क्या देखेंगे, दूसरी व्यवस्था आप लोग यहाँ पे देखिएगा भैया कि तदर्थ नियुक्तियाँ।
तदर्थ नियुक्तियों का वर्णन या तदर्थ नियुक्तियां जो आज आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 127 के अंतर्गत होती हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजों का कोरम पूरा ना हो तो उस दौरान आपके सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं। तो ये जो प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा गया, ये कहाँ से जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 में, पहले से लागू था और उसी को हमने एज इट इज हमने क्या कर लिया, हमने जोड़ दिया। इसके बाद अगला क्या होता है भैया? इसके बाद अपने यहाँ एक चीज होती है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वो आपका ये पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करना। क्या भैया? अध्यादेश जारी करना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दो व्यक्तियों के पास होती है। एक होती है आपके यहाँ राष्ट्रपति के पास और एक होती है आपके यहाँ राज्यपाल के पास। अध्यादेश क्या है कि जब राज्य या केंद्र में कानून बनाने की स्थितियां मौजूद ना हो और उस कानून की अत्यंत आवश्यकता हो, तब आपका राष्ट्रपति राष्ट्र संघ सूची के विषय पर और आपका राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर क्या जारी करेगा? तो आपके जारी करते हैं अध्यादेश या आधा कानून, जो आपका आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करता है और आर्टिकल 213 के अंतर्गत जारी करता है आपका कौन भैया? राज्यपाल। तो ये चार चीजें आप याद रखिएगा, चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या है कि भारत शासन अधिनियम से चार व्यवस्थाएं हैं, तो बहुत सारी, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए यही चार हैं भैया कि संघीय न्यायपालिका, तदर्थ नियुक्तियां, प्रशासनिक व्यवस्था, अध्यादेश जारी करना। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं? तो सारी व्यवस्थाएं आपके भारत में आंतरिक स्रोत हैं जो पहले से लागू थे। किसमें लागू थे? भारत शासन अधिनियम 1935 में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है दोस्तों? तो इसके बाद आगे कौन से स्रोत आते हैं? तो इसके बाद आपके आते हैं बाह्य स्रोत, और बाह्य स्रोत जितने हैं वो सब के सब आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जिसमें सबसे पहला आपका आता है कौन सा? तो वह आता है आपके यहाँ ब्रिटेन का। तो पहली हेडिंग यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। क्या पहली हेडिंग हमारी है? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों? तो सबसे पहली व्यवस्था जो ली गई थी ब्रिटेन से वो थी आपके यहाँ एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि आपके भारत में अभी जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है कि भारत का कोई व्यक्ति है और किसी दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी या भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। यह कौन सा प्रावधान? एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा क्या है भैया? तो दूसरा है आपके यहाँ संसदीय व्यवस्था। क्या है? संसदीय व्यवस्था है। जो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। लोकसभा राज्यसभा संघ में होती है और केंद्र में हमारा आपका विधानसभा और विधानमंडल। कहाँ से व्यवस्था ली गई है? तो ये ली गई है हमारे यहाँ बाह्य स्रोत ब्रिटेन के संविधान से। या एक चीज यहाँ से और आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संसदीय विशेषाधिकार की प्रक्रिया भी आपके यहाँ ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। फिर एक क्वेश्चन आपके यहाँ सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये है, और आपका एकल नागरिकता है। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है क्या भैया कि जो आपके भारत में राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपके यहाँ आपके ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन अगर यहीं पे पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई तो आप कहाँ का? तो आपका आयरलैंड के संविधान से यह व्यवस्था ली गई है। ठीक, तो आपके यहाँ तीन व्यवस्थाएं या एक और आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी आपकी यहीं से ली गई है। क्या है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली गई है? तो ये भी आपका लिया गया है
ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पूछा जाता है, वो आपके यहाँ पूछा जाता है दोस्तों किसका, तो आपका पूछा जाता है यूएसए के संविधान से। अब यूएसए के संविधान से सबसे पहली व्यवस्था क्या थी, तो सबसे पहली व्यवस्था आपके यहाँ ली गई है किसकी, मूल अधिकार की, या जिसे आप लोग कहते हो फंडामेंटल राइट, जिसकी मांग 1931 में आपके भारत में पहली बार की गई थी। किस अधिवेशन में, तो वह था आपका लाहौर अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी आपने बताए सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यह है भैया आपके यहाँ कि न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति या न्यायिक समीक्षा का वर्णन, या ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये व्यवस्था आपका ली गई है किस देश के संविधान से, यूएसए के संविधान से, जो आपको आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिखाई देता है, या आर्टिकल 132 के अंतर्गत अभी आपको दिखता है, ये व्यवस्थाएं आपको दिखती हैं। इसके बाद आपके यहाँ भैया कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हुआ या हमारे यहाँ हुआ हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, मतलब उनके ऊपर जो महाभियोग लगता है, हटाने की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से ली गई है, तो ये भी आपकी ली गई है यूएसए के संविधान से। इसके बाद एक चीज और सबसे ज्यादा पूछा था दोस्तों, वो आपका क्या है, तो वो आपका पूछा जाता है संविधान की सर्वोच्चता, कि आपके देश में संविधान सर्वोच्च है या संविधान की सर्वोच्चता है, यह पद या यह व्यवस्था आपकी कहाँ से ली गई है, तो ये व्यवस्था आपकी ली गई है यूएसए के संविधान से। या एक आप लोग जो देखते हो हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना में जो ये शब्द जोड़ा गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो ये कहाँ से लिया गया भैया, ये आपके यूएसए के संविधान में भी दिखता है, वहाँ पे भारत के बजाय वहाँ अमेरिका होता है और हमारे यहाँ इंडिया होता है। और या आप कहीं यूएसए अगर ऑप्शन में ना हो तो एक जो आपका WHO बोले यूएनओ, जो आपके यूएनओ का एक घोषणा पत्र है, यूएनओ के घोषणा पत्र में भी ऐसी व्यवस्था आपको दिखाई देती है। तो अगर आपसे बोले कि हम भारत के लोग, जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है या यूएनओ के घोषणा पत्र से लिया गया है। तो ये था आपका कौन सा, ब्रिटेन और यूएसए का। इसके बाद आपके यहाँ आता है भैया, इसके बाद आपके यहाँ आता है एक और इम्पोर्टेंट होता है, वह आपका होता है कौन सा, कनाडा। कनाडा, इसके साथ अभी भारत की स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ चल रही हैं, ठीक भैया। तो कनाडा में सबसे पहले क्या है, तो कनाडा में आपको मात्र 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक कौन सा है, एक है आपके यहाँ राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो राज्यपाल का पद आपके यहाँ होता है आर्टिकल 153 के अंतर्गत। दूसरी क्या है भैया, दूसरी चीज आपके यहाँ पूछी जाती है संघात्मक व्यवस्था। कौन सी, संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल का पद, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं, तो ये दोनों चीजें आपकी ली गई हैं कहाँ से, तो ये लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से। इसके बाद आपका आता है कौन सा, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आयरलैंड का संविधान। और आयरलैंड के संविधान से सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाती है, वो आपकी होती है DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं भैया, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन आपको मिलता है DPSP में। दूसरी व्यवस्था क्या होती है भैया, तो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, तो ये भी आपको मिलता है कहाँ के, आयरलैंड के संविधान में। एक चीज और है यहाँ से इम्पोर्टेंट, वो क्या होता है भैया, तो वो आपका होता है राज्यसभा में
या राष्ट्रपति द्वारा, ऐसा लिखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ये भी आपके किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी व्यवस्था आपके यहाँ ली गई है किस देश के संविधान से? तो ये व्यवस्था भी आपके यहाँ ली गई है आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद एक आपके यहाँ पूछा जाता है किसका? तो एक आपके यहाँ दिखता है भैया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो वो क्या होगा? तो अगली हेडिंग यहाँ पे लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक ही चीज़ आपको याद रखनी है और वो इम्पोर्टेंट होती है। वो कौन सी व्यवस्था है? तो वह है आपके यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो आपका आर्टिकल 368 या भाग 20 के अंतर्गत आपको दिखाई देता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसके बाद एक देश आपका आता है, आपका अपना मित्र देश, कौन सा भैया? रूस। रूस से आपके यहाँ लिया गया है व्यवस्था, वो क्या थी? तो वो थी आपकी मूल कर्तव्य की व्यवस्था, जो आपके मूल संविधान में था नहीं। इससे हम लोगों ने बाद में भाग 4 का के अंतर्गत और 51 का के अंतर्गत जोड़ा। पहले 10 थे, अभी वर्तमान में आपके यहाँ कितनी है संख्या? तो इनकी संख्या अभी वर्तमान में आपके यहाँ 11 है। इसके बाद एक आपके यहाँ और आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट, वो कौन सा होता है? तो वो आपका होता है जर्मनी का, जापान। और जापान क्या है? तो जापान का है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ के संविधान से ली गई है व्यवस्था? तो ये ली गई है आपके यहाँ जापान के संविधान से। इसी के साथ एक और आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो आपकी है जर्मनी का संविधान। और जर्मनी का वेबर संविधान, वो किसकी व्यवस्था है? वो है आपके यहाँ आपातकाल की व्यवस्था। इसकी है आपातकाल की व्यवस्था, जो आपको आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के अंतर्गत दिखता है। इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसमें आपको दिखता है भैया राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, और आपको व्यवस्था दिखती है किसकी? तो आपको दिखती है वित्तीय आपात की व्यवस्था। एक आपका इम्पोर्टेंट और व्यवस्था है, वो आपका होता है कौन सा भैया? तो आपका होता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहली चीज आपके यहाँ होती है किसकी? प्रस्तावना की भाषा होती है। प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है आपके यहाँ कहाँ से? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछता है केंद्र व राज्य। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कहाँ से होता है? तो यह है भैया विभाजन, ये भी आपके यहाँ कौन से संविधान से? तो ये व्यवस्था भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दिखाई देती है। अब इसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ जोड़ दी गई। जोड़ने के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और हमारा संविधान दोस्तों कितने दिन में? तो हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। और हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो वो दिन कौन सा था? तो वो दिन आपके यहाँ होता है 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। या आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि आपका संविधान अंगीकृत या अधिनियमित कब हुआ? तो आप क्या बताते हो? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ।
बल्कि कुछ आर्टिकल को हमने लागू कर दिया था, लेकिन हमारा संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ है, हमने अपना संविधान जो पूर्णतः लागू किया वो हमने कब लागू किया, तो वो हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये वो डेट थी जिस दिन हमारा देश या हमारे देश में हमें अपना संविधान मिला या हमें अपना कानून मिला, हमें भारत में अपने अधिकार मिले, हमारे लोगों को अपने अधिकार मिले। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसके बाद फिर आप एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि आपके जो संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान जो आपका लागू हुआ, इसमें क्या व्यवस्था, तो इसमें आपकी कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई, इसमें आपके कुछ भाग जोड़े गए, इसमें आपके कुछ अनुच्छेद जोड़े गए। ये क्वेश्चन पूछता है। तो अनुसूचियां कितनी जोड़ी गई, तो इसमें आपकी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। भाग कितने थे, भाग आपके 22 थे। अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद आपके 395 अनुच्छेद आपको दिखाई देते हैं। अब आज इसमें आप कई खंड के रूप में आपके बढ़ चुके हैं। अनुसूचियां आपकी आज कितनी हो चुकी हैं, तो अनुसूचियां आज हम लोग कितने देखते हैं, तो अनुसूचियां आज हम लोग देखते हैं 12। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग अपना पढ़ते हैं अनुसूची। अनुसूची देखते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग लिखिएगा अनुसूची। या कि दोस्तों चूंकि आज क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो रही है, तो अनुसूची हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो बना देंगे उसके लिए, या उसके लिए हम आपको अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम आपको अनुसूची और उसके साथ साथ आपको भाग के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मेन आर्टिकल पे। आर्टिकल के साथ साथ फिर हमारे जो भी पार्ट हैं मेन। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो या ना भी अच्छी लगी हो तो भी आप लोग बताइएगा ज़रूर, इसमें कुछ सुधार किया जाएगा कहीं त्रुटि रही हो। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।